तो पार्टनरशिप में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे अकाउंटिंग कैसे की जाती है, उसी पर इसके अंदर डिस्कशन है। यहाँ पर बेसिकली ये है कि जो डेथ है वो कभी भी हो सकती है, तो उस टाइम पीरियड आपके पास कभी भी दे सकता है, किसी भी डेट को दे सकता है। तो उस बेसिस पर जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है कि उसकी जो डेथ के टाइम तक का जितना उसने काम किया था उसका प्रॉफिट कितना बनता है। दूसरा, वो जो पार्टनर की डेथ हुई है उसको उसका प्रॉफिट देने के लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है, और इसी के बाद इसका कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ता है कि इसकी डेथ हुई है पार्टनर की, तो इसको कैसे आप अमाउंट पे करोगे, कितना अमाउंट पे किया जाएगा और ये अमाउंट किसको पे किया जाएगा। क्योंकि पार्टनर तो जिंदा नहीं है, तो इसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है या जो भी लीगल हायरर होता है वो इसका बिजनेस का जो भी अमाउंट होता है सेटलमेंट वाला वो पेमेंट ले लेता है, और उसके बाद वो पैसा अगर उसे पे कर देते तो अच्छी बात है, नहीं करते तो उसके पैसे को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बेसिकली इसका सिंपल सा कंसेप्ट चलता है, उसी के ऊपर हमारा डिस्कशन चलेगा आज की क्लास के अंदर, डेथ ऑफ अ पार्टनर को लेके। जब भी एक पार्टनर की डेथ होती है तो आपको बताइए, जो डेथ होती है वो आपके पास अनसर्टेन होती है, तो किसी भी डेट को हो सकती है। तो पार्टनर ने कुछ टाइम तो काम किया होगा, जितने टाइम उसने काम किया था उतने टाइम का उसके हिसाब में जो भी प्रॉफिट बनता है या हिस्सा बनता है प्रॉफिट का वो उसे पे करना पड़ता है। तो कितना निकलता है वो निकालने के ऊपर कैलकुलेशन होती है। अब डिपेंड करता है कि बिजनेस प्रॉफिट कैसे जनरेट करता है। बिजनेस अगर प्रॉफिट को जनरेट करते टाइम पर अपने सेल का यूज करता है, यानी सेल पर बेस्ड कुछ प्रॉफिट परसेंटेज रखता है, मार्जिन रखता है, तो उसके बेस पे अलग तरीका होता है। या बिजनेस अपने पास्ट के परफॉर्मेंस को देखते हुए आप एवरेज बेसिस पे या उस प्रॉफिट को एडजस्ट करने की बात करते हैं जो पहले कमाई थी उनके बेस पर निकालता है, तो वो अलग तरीके से होता है। दोनों ही सिचुएशन के अंदर आपको पार्टनर की डेथ तक के टाइम का जो भी प्रॉफिट होगा वो निकाल के दिखाना पड़ेगा। अब उसको निकालने के लिए किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जब भी एक पार्टनर की डेथ होती है तो उस टाइम पे जो डेथ होती है उस टाइम पे इस पार्टनर को रीड किया जाता है या बोला जाता है डिजीज पार्टनर। जिसकी डेथ हो गई है उस पार्टनर को क्या बोलते हैं, डिजीज पार्टनर बोलते हैं। तो डिजीज पार्टनर की डेथ के टाइम पर हमें क्या करना होता है, एक तो इसका प्रॉफिट पे करना पड़ता है, प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है टिल द डेट ऑफ डेथ। एंड दूसरा, जब इस पार्टनर की डेथ होती है तो उस टाइम पे आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है कि डेथ के टाइम पे जो प्रॉफिट आप दे रहे हो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, या जो भी अमाउंट उसको पे की जाती है उनकी एंट्रीज क्या होगी। दोनों हो सकता है, सिंगल एंट्री भी मांग सकता है कोई, या फिर बहुत सारी एंट्रीज मांग सकता है। तीसरा आपसे जो मांगता है वो मान लेता है जब पार्टनर की डेथ होती है तो उस टाइम पे डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। और जिस पार्टनर की डेथ होती है उसका जो बैलेंस होता है ये लास्ट में ट्रांसफर कर देते हैं जो भी इसका एग्जीक्यूटर होगा या रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और फिर इस पैसे को अगर आगे चाहते हो तो अगर पे कर देते हो तो कोई बात ही नहीं है, अगर नॉट पेड होता है तो इसको बेसिकली लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और उसमें लोन अकाउंट में ट्रीटमेंट की जाती है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को लेके बात कर रहे हैं। जब पार्टनर की डेथ होती है उस टाइम पे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है परसेंटेज ऑफ सेल्स बेसिस, दूसरा होता है पास्ट ईयर्स प्रॉफिट बेसिस। अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ सेल्स बेसिस की, तो जब पार्टनर की डेथ होती है उस टाइम पे जितनी भी उसने सेल करी होगी उसके बेसिस पर आप क्या करते हो, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। इसमें बेसिकली आपको जब पार्टनर की डेथ हुई थी उससे पहले प्रीवियस ईयर का डेटा दे रखा होगा। लेट्स से मान के चलते हैं 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक का आपके पास इंफॉर्मेशन बता रखी है जो पास्ट ईयर था। उसमें सेल्स हुई थी 10 लाख की और प्रॉफिट कमाया गया था 2,50,000 का। तो इसके बेसिस पे आप क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो प्रॉफिट की। आपने 10 लाख की सेल करी थी, उस पर प्रॉफिट कमाया 2.5 लाख रुपए, जो कि आप सॉल्व करके निकालोगे तो आ जाएगा 25%। फिर करंट ईयर में जब पार्टनर की डेथ हुई उस ईयर की बात हो रही है। करंट ईयर 1 अप्रैल 2023 से इसकी डेथ हो रही है 30 जून 2023 को।
ठीक है ना। डेट ऑफ डेथ हमारे पास मान के चलते हैं 30 जून 2023 है। इस डेट को आपको क्या बता रखा है, क्वेश्चन है सेल्स बता रखी है। एग्जाम्पल सेल बता रखी है कितने की, 5 लाख की। तो इस टाइम पे प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन ने ये आपको नहीं बताया। ये प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेल थी 5 लाख उसमें कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन है, 25%। तो ये प्रॉफिट निकलेगा इनका कितना, 1,25,000। ये 1,25,000 सिर्फ अकेले पार्टनर का नहीं होगा, सभी का होता है। तो इसमें जिस पार्टनर की डेथ हुई है, यानी जो डिजीज पार्टनर है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल दो। तो उसको 1,25,000 को मल्टीप्लाई करोगे जो भी डिजीज पार्टनर का शेयर है। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो परसेंटेज प्रॉफिट होता है ये बेसिकली सेम ही यूज किया जाता है, बट कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि इसमें या तो कुछ प्लस कर दो या क्या कुछ कर दो माइनस। तो अकॉर्डिंगली अगर परसेंटेज में कुछ प्लस या माइनस करने को कहेगा तो अकॉर्डिंगली आप सॉल्यूशन करो। अगर मान लो कहता है कि इस साल 5% बिजनेस आपके पास प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने का ट्रेंड है, तो 25 + 5% है 30%। तो इस साल जब निकालता है 30% निकले। या वो कहता है इस साल बिजनेस हमारा ठीक नहीं चल रहा, उस वजह से हमने क्या करा, अपने प्राइस को थोड़ा कम कर दिया, ड्रॉप कर दिया, या प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, ये आपके पास जो 25% का अमाउंट है, लेट से वो कहता है 2% हमने कम कर दिया, तो नया रिवाइज जो आपके पास परसेंटेज प्रॉफिट होगा 23% होगा, उसके बेस पर कैलकुलेशन होगी। डिजीज पार्टनर का जब प्रॉफिट निकलेगा तो जो भी इसकी प्रॉफिट है टोटल फर्म का, उसमें उसका जो शेयर है वो निकाल दोगे। पास्ट ईयर के प्रॉफिट में क्या होता है, पिछले कई साल के प्रॉफिट्स गिवन होते हैं, जिनमें बेसिकली 3 तरीके होते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है करंट ईयर का प्रॉफिट किसके इक्वल मान लो, प्रीवियस ईयर। या क्वेश्चन कहता है करंट ईयर का प्रॉफिट जो किसके इक्वल मान लो, प्रीवियस ईयर प्लस या माइनस कुछ कर दो। मतलब इस साल जो प्रॉफिट होगा हम ये एस्टिमेट करके चलते हैं, अंदाजा मान के चलते हैं कि जो पिछले साल प्रॉफिट होता है वही मान के चल रहे हैं, तो सेम अमाउंट ले लो। लेकिन क्वेश्चन कहता है नहीं, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है ना, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में कुछ प्लस हो सकता है इस बार, यानी बिजनेस थोड़ा बढ़ सकता है, प्रॉफिट और हो सकता है, या कुछ नुकसान हो सकता है, उनको माइनस करने की बात करेगा। तीसरा आपसे कहता है जो करंट ईयर का प्रॉफिट हम मान रहे हैं वो एस्टिमेटेड मान रहे हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट निकालने की बात करेगा। एक एग्जांपल फिगर दे देता हूं मैं आपके सामने, यहां ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं 2020, 21, 22, ये 3 साल है। इन साल में प्रॉफिट बता रखा है 4,000, 4,500, 5,000। अब इस सिचुएशन के हिसाब से क्या कहता है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मानेगा, यानी 31 मार्च 2000, ये मान के चलते हैं 31 मार्च 2000 आपके पास ये ईयर चल रहे हैं, और पार्टनर की डेथ जो है वो 30 जून 2022 को हुई है। 30 जून 2022 को पार्टनर की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। उस केस में करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो कैसे निकलेगा, प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट्स है उसको लिया जाएगा। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कौन सा इसके लिए, 5,000 रुपए। इस केस में करंट ईयर का जो प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट तो लेने है, बट कह रहा है इस बार है ना बिजनेस में हमारा थोड़ा अच्छा ट्रेंड चल गया है, तो हमारा 1,000 का प्रॉफिट और हो सकता है। या ये कह सकता है आपसे कि 5,000 का प्रॉफिट जो है उसमें से इस साल बैकडेट हो सकता है 2,000 का, तो उसमें से क्या कर दोगे, माइनस। ये आपका जो भी एग्जैक्ट प्रॉफिट निकलेगा उसका यूज कर लोगे। करंट ईयर के प्रॉफिट के लिए यहाँ पे इसमें बोल रखा है कि करंट ईयर का प्रॉफिट पिछले 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज है, तो पहले आप तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ोगे, फिर 3 से क्या कर दोगे, डिवाइड, तो एवरेज आ जाएगा कितना, 45। ये जो प्रॉफिट आएगा सभी का आएगा और पूरे साल का। हमें इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, सिर्फ डिजीज पार्टनर के शेयर का प्रॉफिट चाहिए हमें टिल डेथ, जब तक उसकी डेथ हुई है उतने टाइम तक का। तो जो भी आपने ऊपर प्रॉफिट निकाला है, तीनों में से कोई भी मेथड हो सकता है, 5,000 या फिर इनमें एडजस्ट करने के बाद या इनमें जो भी एडजस्ट करके इनटू डिजीज पार्टनर का शेयर, इनटू में टाइम भी लिया जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट निकलता है पर एमएम बेसिस पे निकलते हैं, पूरे साल का निकलता है प्रॉफिट। तो हमें चाहिए जितने टाइम वो पार्टनर लाइव था या जिंदा था उतने टाइम का। ये आपके पास करने का तरीका होता है प्रॉफिट की 3 तरह की कैलकुलेशन, अलग अलग तरीके से। बाकी हमारे पास परसेंटेज बेस हो सकता है जिसमें पिछले साल का डेटा होगा, उसके बेस पर परसेंटेज प्रॉफिट निकलेगा। अगर क्वेश्चन दे देता है हमें निकाल के तो अच्छी बात है, वरना फिर करंट ईयर की जो सेल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी परसेंटेज प्रॉफिट है। ये परसेंटेज प्रॉफिट आपके पास डिजीज पार्टनर के शेयर का निकलता है, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सेल बेसिकली उतने ही पीरियड की होती है जितने टाइम का वो लाइव पर था, जिंदा था। इसके बाद कहता है जब पार्टनर की डेथ होती है तो उस टाइम पे क्या जर्नल एंट्री पास होती है, तो अगला टॉपिक हमारे जर्नल एंट्री को लेकर चल रहा है।
तो जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है वो देख लीजिए। देखिए, जब पार्टनर की डेथ होती है तो उस टाइम पे आपको उसे प्रॉफिट पे करना पड़ता है और उसकी जर्नल एंट्री क्वेश्चन डिमांड करता है। जर्नल एंट्रीज के लिए आपको ये देखना होगा कि पार्टनर की डेथ हुई कब थी। अगर मान लीजिए पार्टनर की डेथ हो रही है ईयर एंड पर या फिर साल के बीच में, आपको पहले ये देखना है कि डेथ कब हो रही है। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, पार्टनर की डेथ हो रही है March 31, 2023 को, तो ये ईयर एंड हो गया। या वो कहता है हमारा ईयर मान के चल रहे हैं 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 23 तक का चल रहा है। इस पीरियड की हमारे पास नॉर्मली बिजनेस की अकाउंटिंग चल रही थी, बट 31 मार्च 2023 को पार्टनर की डेथ हुई, इसे ईयर एंड बोलते हैं। या पार्टनर की डेथ साल के बीच में हो गई, जैसे मान लेते June 30, 2022 को उसकी डेथ हो गई, यानी साल के बीच में हो गया। तो अगर साल के एंड में पार्टनर की डेथ हुई तो उस टाइम पे प्रॉफिट तो सभी को मिलता है। ऐसा नहीं कि जिसकी डेथ हुई है सिर्फ उसी पार्टनर को प्रॉफिट आप पे करोगे, सभी पार्टनर्स को क्या करा जाता है, प्रॉफिट पे किया जाता है। तो उस केस में हमारे पास एंट्री पास होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि आपको याद होगा पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट बढ़ता है उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, बेसिकली हम P&L एप्रोप्रिएशन टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ईयर एंड पे तो सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है। अगर पार्टनर की डेथ साल के बीच में हो रही है तो यहां दो चीजें देखनी पड़ती हैं। क्या न्यू PSR गिवन है, तब अलग एंट्री होगी। अगर न्यू PSR नॉट गिवन है तो अलग एंट्री पास होगी। पार्टनर ने न्यू PSR के बारे में कोई बात नहीं कर रखी, क्वेश्चन में दे नहीं रखे न्यू PSR, तो अलग तरीका होगा। PSR दे रखी तब अलग तरीका होगा। जब PSR गिवन होती है, न्यू PSR ओल्ड और न्यू दोनों पता है, तो उसमें गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट करते हैं किसको, डिजीज पार्टनर को, तो एंट्री पास हो जाती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जब न्यू PSR डिसाइड होगी तो ओल्ड और न्यू के बेस पे न्यू PSR और ओल्ड को एडजस्ट करके आप क्या निकाल सकते हो, गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट कर देगा किसको, डिजीज पार्टनर को। लेकिन अगर पार्टनर की डेथ के टाइम पे न्यू PSR डिसाइडेड नहीं है, क्वेश्चन में न्यू PSR नहीं दे रखी, तो उस केस में आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। यानी सस्पेंस पे बेस्ड है, प्रॉफिट हुआ नहीं है, सिर्फ अंदाजे के बेस पे हम दे रहे पार्टनर को, टू में किसका नाम आ जाएगा, डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको जब जर्नल एंट्री मांगता है अगर P&L से रिलेटेड, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि पार्टनर की डेथ का टाइम क्या है। अगर पार्टनर की डेथ का टाइम ईयर एंड है तो उस टाइम पे सभी को प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट मिलने के लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर है आपके पास, सभी के सभी उनका नाम आ जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर की डेथ कब हो रही है, साल के बीच में हो रही है, तो आपको ये देखना होगा न्यू PSR क्वेश्चन में गिवन है नहीं है। अगर न्यू PSR गिवन है तो उस केस में गेनिंग पार्टनर प्रॉफिट का हिस्सा देंगे किसको, जो भी डिजीज पार्टनर है। अगर न्यू PSR आपके पास नहीं गिवन है तो उस केस में आपके पास क्या होगा, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अपनी तरफ से P&L, जिसको कहते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपकी जर्नल एंट्रीज पास होती है किसके रिस्पेक्ट में, अगर पार्टनर की डेथ होती है उस टाइम पे क्या जर्नल एंट्री पास होती है। ये सारी एंट्रीज मैंने आपके सामने लिखी किस केस में, प्रॉफिट। आपको ये ध्यान रखना है, नोट लिख लेने, इन केस ऑफ लॉस ऑल एंट्रीज आर रिवर्स्ड। अगर आपके पास क्वेश्चन में लॉस है प्रॉफिट की जगह, तो आप एंट्री उल्टी कर दो। उस केस में क्या होगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये आपका ट्रीटमेंट होता है जनरल एंट्री के डेथ के टाइम पर। अगला, जब पार्टनर की डेथ होती है तो उस टाइम पर उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो डिस्कस करते हैं।
डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आपको पता है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट से बढ़ता है और डेबिट से कम होता है। सबसे पहले जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको अपनी बैलेंस लिखोगे, उसके बाद उसको अगर बैलेंस शीट के अंदर आपको कोई रिजर्व मिलता है तो रिजर्व पार्टनर के हिस्से में जो भी बनता है जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का रिजर्व लिख दोगे। इसके अलावा P&L का बैलेंस भी हो सकता है लायबिलिटी में, तो वो भी पार्टनर में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसको आप एक्टिमेटेड प्रॉफिट भी बोलते हो। बैलेंस शीट की एसेट साइड में आपको तीन चीजें देखनी पड़ेंगी। एक गुडविल होती है जो कि राइट ऑफ की जाती है पार्टनर्स में। इसके अलावा P&L का बैलेंस एसेट साइड में भी होता है जो कि लॉस होता है, ये भी उसके हिस्से में जो बनता है वो ट्रांसफर कर दोगे। इसके अलावा जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उस टाइम पे आपके पास बैलेंस शीट पे अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो उसको भी ट्रांसफर कर दोगे उसके शेयर का। डेथ के टाइम पे अगर बैलेंस शीट में पार्टनर का लोन है, जिस पार्टनर की डेथ थी उसका लोन है, तो वो भी यहाँ पे एसेट साइड में होगा तो ट्रांसफर कर दोगे। जो भी पार्टनर है उसका लोन अकाउंट, ये कौन से पार्टनर की बात कर रहा हूँ मैं, डिजीज्ड की, उसका लोन अकाउंट कई बार एसेट्स में गिवन होता है। ये बेसिक तरीका होता है जिसमें आपको पहले बैलेंस शीट के आइटम लिखने हैं। आप क्वेश्चन में नीचे बता रखोगे कि पार्टनर्स को क्या क्या पे करना है। लेट्स से क्वेश्चन कहता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करनी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दोगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट साइड में लिख दोगे। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि जो पार्टनर की डेथ हुई है उतने टाइम उसने कुछ काम किया था, सैलरी या कमीशन देनी है, तो सैलरी या कमीशन उसको प्रोवाइड कर दोगे। इसके अलावा हो सकता है जब पार्टनर की डेथ हो रही है उस टाइम पे कोई रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट लॉस हुआ, तो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस भी उसको दे दिया जाएगा। प्रॉफिट होगा तो यहां लिख देना, कैपिटल बढ़ेगी, लॉस होगा तो यहां लिख देना। अगर आपके पास ड्राइंग्स की बात कर रखी है क्वेश्चन में, तो ड्राइंग से कैपिटल कम होती है, वो लिख दोगे इसके अंदर। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकती है, उससे भी कैपिटल कम होती है, तो भी यहाँ पे लिख दोगे। इसके अलावा जिस पार्टनर की डेथ हुई है उतने टाइम जितना काम किया था उस टाइम तक का प्रॉफिट दोगे। प्रॉफिट देते टाइम पे आपको एंट्री यूज करनी पड़ेगी, या तो P&L एप्रोप्रिएशन यूज करोगे अगर डेथ ईयर एंड पर हो रही है, या फिर P&L सस्पेंस यूज करोगे अगर न्यू पैसा डिसाइड नहीं हो साल के बीच में डेथ हुई है, या फिर गेनिंग पार्टनर का नाम यूज करोगे। ये आपके पास जो प्रॉफिट है डेथ के टाइम तक का वो निकालते हैं। इसके अलावा जब पार्टनर की डेथ होती है तो उस टाइम पे उसका गुडविल का जो शेयर होता है वो भी कौन प्रोवाइड करता है उसको, गेनिंग पार्टनर्स। तो इसमें बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसके शेयर की गुडविल की बात हो रही है। लास्ट में टोटल करोगे, बैलेंस शीट फिगर जो आएगी वो एग्जीक्यूटर के अकाउंट में चली जाएगी। ठीक है, कई लोग एग्जीक्यूटर अकाउंट लिखते हैं या फिर एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि कई बार पैसा सीधा उसके लोन अकाउंट में भेजने की बात करता है। ये आपके पास डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने की बात हो रही है। फिर इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एग्जीक्यूटर की जिसकी डेथ हुई है उसका लोन अकाउंट बना के दिखाओ, तो वो कैसे बनता है उसके लिए थोड़ा सा आपको चीज को समझना पड़ेगा। मैं एक इमेजिनरी फिगर लेके आपके सामने पार्टनर का लोन अकाउंट बना के दिखा देता हूँ, जिससे आपको बात सॉरी एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बना के दिखा देता हूँ, जिससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। ये हमारा है डिजीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। लोन लायबिलिटी होती है, क्रेडिट से बढ़ेगा डेबिट से कम होगा। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट,
मान के चलते हैं एक पार्टनर था जिसकी डेथ हुई है, उस टाइम पे उसका कैपिटल का सब कुछ एडजस्ट करने के बाद बैलेंस निकला है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे आप इसको कनेक्ट करके डिजिट्स के साथ समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए जो भी पार्टनर था उसकी जब डेथ हुई थी, तो डेथ की डेट बता रखी है आपको 30 जून 2020। इसके बाद क्वेश्चन ने आपको ये बताया कि इसका जो अमाउंट है, अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर, जो एग्जीक्यूटर का बैलेंस इसका निकला है कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद, वो निकला एग्जाम्पल मान के चलते हैं 1 लाख रुपए। क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि ये जो अमाउंट है आपको पे करनी है इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। यानी पार्टनर को 1 लाख रुपए का अमाउंट बच रहा था जो उसका पे करना रह गया था, वो उसके एग्जीक्यूटर को दे दिया और वो लोन में ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं कि इस पैसे को भी हम लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसा है नहीं। और उसको पे भी कैसे करेंगे, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, साथ में हम क्या देंगे, उसकी इंटरेस्ट भी देंगे 10% पर एनम के हिसाब से। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो स्टार्ट हो रही है, स्टार्टेड फ्रॉम 30th जून 2021। पहली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रही है 30 जून 2021 से। अब बेसिकली हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, सबसे पहले हम इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं। हमने 1 लाख रुपए पे करने की बात करी है 4 इंस्टॉलमेंट, तो हर इंस्टॉलमेंट कितने की रहेगी, 25,000 प्लस टुगेदर का मतलब होता है उसके साथ में आपको क्या देना पड़ेगा, जो भी इंटरेस्ट बनेगा एट द रेट 10% के हिसाब से। क्लियर है। अब ये इसके बाद हमारे पास इंस्टॉलमेंट हमें पता चल गई, बट प्रॉब्लम ये है कि जो इंस्टॉलमेंट पे होगी वो होगी 30 जून को। जैसे हमारा ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2020 से, खत्म होगा 31 मार्च 21 को। अगला ईयर खत्म होगा 31 मार्च 22 को। ऐसे ही आगे का ईयर 31 मार्च 2023 को। फिर इससे आगे चलेंगे तो अगला ईयर आपके पास 23 से 31 मार्च 24, ऐसे खत्म होगा हमारे। बट जो पार्टनर की डेथ हुई है वो हुई थी 30 जून को, और पहली इंस्टॉलमेंट पे होगी आपके पास 30 जून 21 को। तो यहां से यहां तक 1 साल तो हो रहा है, लेकिन बीच में कौन सी डेट आती है हमारे पास, 31 मार्च आती है। और आपको पता होगा ईयर एंड आपके पास जब आता है तो आपको अकाउंट्स क्या करने पड़ते हैं, क्लोज्ड। यानी 30 जून से 31 मार्च यानी 9 मंथ के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लगानी पड़ेगी, लेकिन पे नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास पे करने के लिए पूरे साल के बाद पे होगा। और फिर अगले 3 महीने का इंटरेस्ट और लगाने के बाद आपके 12 महीने हो जाएंगे, फिर आप इंटरेस्ट वगैरह और इंस्टॉलमेंट क्या कर दोगे, पे कर दोगे। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले पार्टनर की डेथ हुई है 30 जून को 20 में, यहां पे लिखोगे बाई जो भी डिजीज पार्टनर का कैपिटल, 1 लाख रुपए आपको पे करने। अब 1 लाख रुपए पे करने के लिए उसने कहा 4 इंस्टॉलमेंट पे होंगे, लेकिन पहले आपको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा ईयर एंड तक का। इस डेट तक आप क्या लगा दोगे, इंटरेस्ट, क्योंकि पे तो कर नहीं पाएंगे हम। पे होगा, उसने बोल रखा है कब पे होगा, पहली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 31 जून 2021 को। तो आपके पास जो 1 लाख का अमाउंट है इसके ऊपर आप इंटरेस्ट लगाओगे 10% का, और सिर्फ 9 मंथ्स के लिए, जो कि आपके पास बनेगा 7,500। और क्योंकि ईयर एंड है तो अकाउंट क्लोज होंगे, क्लोज होने के बाद इनका अकाउंट का टोटल होगा, टोटल होकर इनका बैलेंस शीट निकल आएगा। तो बैलेंस शीट 31 मार्च 21, ये आपका अकाउंट क्लोज हुआ, इसलिए हमने कुछ नहीं करा। फिर ये क्लोज ईयर अगले साल स्टार्ट होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से 1,07,500। फिर 30 जून को क्योंकि हमें इंटरेस्ट पे करनी है, उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो उस टाइम तक का इंटरेस्ट और लगाना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितने पर, जो उसका ओरिजिनल अमाउंट था प्रिंसिपल उस पर लगेगा 1 लाख 10% 3 महीने के लिए, जो कि बनेगा 2,500। और 30 जून को फिर पेमेंट करोगे तो पेमेंट करते टाइम पे आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, लायबिलिटी कम होगी तो टू बैंक अकाउंट। आपको 25,000 तो देनी ही देनी, क्वेश्चन ने बोला था इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में, प्लस जो भी इंटरेस्ट बनता है। अब तक इंटरेस्ट कितना बन गया, 7,500 ये बन गया, 25 से ये बन गया, टोटल मिला के इंटरेस्ट हो गया 10,000, यानी आपको 35,000 रुपए पे करने पड़ेंगे।
ये आपका फर्स्ट ईयर में जो इंस्टॉलमेंट पे होना था उसकी अकाउंटिंग है। अब अगला काम क्या होगा, अब फिर दोबारा से आप ईयर को चलाओगे। ईयर क्लोज हो जाएगा किस डेट को, 31 मार्च 22 को। इस डेट को आप रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर क्या चार्ज कर लोगे, इंटरेस्ट। रिमेनिंग कितना, 1 लाख रुपए में से 25,000 आप पे कर चुके हो, तो अब 75,000 का बैलेंस बचा होगा। इस पर 10% का इंटरेस्ट, लेकिन सिर्फ कितने महीने के लिए, 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट आपका चार्ज किया जाएगा। ठीक है, जो कि आपके पास बनेगा 5,625। और फिर अकाउंट क्लोज हो गया, तो यहाँ पे 2 बैलेंस सीडी निकलेगा 31 मार्च 22, 1,15,625, 1,15,625 बैलेंस की फिगर हमारे पास आ जाएगी 80,625। ये बैलेंस अगले साल की शुरुआत में बन जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,625। लेकिन 30 जून को फिर आपको इंटरेस्ट क्या करनी पड़ेगी, और लगानी पड़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है स्टेट को। 75,000 के ऊपर 10% और सिर्फ 3 मंथ्स के लिए, तो ये आपके पास बनेगा 1875। फिर 30 जून 22 को आप पेमेंट कर दोगे, जो कि आपको पे करनी थी 25,000 तो देने थे, प्लस इंटरेस्ट का टोटल 5625 ये लग गया, 1875 ये लग गया, टोटल हो गया 7500। ये 32,500 पे कर दोगे। ये आपका ईयर का इंस्टॉलमेंट पे हो गया, बट ईयर क्लोज होगा आपके पास 31 मार्च को, तो इस डेट को फिर से क्या चार्ज करोगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करोगे। कितना अमाउंट, तो आपके पास अब क्या हो गया, 1 लाख में से 2 इंस्टॉलमेंट 25-25 की चलेगी, तो जो 50,000 का रिमेनिंग अमाउंट है इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगेगा और 9 मंथ्स के लिए 3750। फिर इसका 31 मार्च 23 को क्लोज कर देंगे अकाउंट, बैलेंस ही नहीं गया 53,750, ये बैलेंस आ गया। टोटल कर लेंगे इसका, फर्स्ट अप्रैल 23 को ये बैलेंस फिर से ब्रॉट डाउन हो जाएगा 53,750। फिर 30 जून को, क्योंकि आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो पहले इस पे क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट। जो 50,000 रिमेनिंग रह गया उस पर 10%, लेकिन 3 मंथ्स के लिए 1250। फिर 30 जून को पेमेंट कर देंगे, तो बैंक अकाउंट 25,000 तो हमें देने प्लस साथ में 5,000 का जो इंटरेस्ट बनता वो दिया जाएगा, टोटल 30,000 पे कर देंगे। बट 31 मार्च 24 को फिर से क्या चार्ज होगा इसके ऊपर, इंटरेस्ट, क्योंकि ईयर क्लोज्ड होगा। रिमेनिंग आपके पास सिर्फ 25,000 का पोर्शन रह गया, उस पर 10% का अमाउंट और 3 मंथ्स के लिए, ये आपके पास आएगा 9 मंथ्स के लिए 1875। फिर 31 मार्च 24 को यहाँ पे बैलेंस शीट निकलेगा 26,875, टोटल 56,875। फर्स्ट अप्रैल को फिर से ये बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 26,875। 30 जून को इस पर फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो 25,000 का पोर्शन रह गया था उस पर 10%
और 3 मंथ्स के लिए 625। और यहाँ पे फिर 30 जून 24 को टू बैंक अकाउंट 25,000 तो आपको देने ही थे, प्लस 2500 रुपये का इंटरेस्ट और देना पड़ेगा। टोटल मिला के आपके पास हो जाएगा 27,500। ये अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ये आपके पास पूरा टॉपिक है डेथ से लेके, डेथ में जो जो पॉइंट्स हो सकते थे वो सारे के सारे डिस्कस किए। बस यहाँ पे अकाउंट लोन अकाउंट बनाते टाइम पे बच्चों को थोड़ी दिक्कत रहती है, उसके लिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल के थ्रू बात को क्लियर करा। क्योंकि ईयर क्लोज जो हो रहा है वो बीच में पड़ जाता है और डेथ से 1 साल कैलकुलेट करने में आपके पास वो डेट भी आती है, तो पहले आपको इंटरेस्ट लेस चार्ज करना पड़ेगा, फिर कुछ टाइम का इंटरेस्ट और लगेगा, देन आप पूरे साल का इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो।